हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था बंध क्या है, बंध बनने के नियम क्या हैं। फिर मैंने सहसंयोजक बंध के बारे में आपको समझाया था, ठीक है। सॉरी, आयनिक बंध के बारे में बात की थी। फिर आपको आयनिक बंध के अभिलाक्षणिक गुण बताए थे। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो बंध निर्माण को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। ये आयनन एंथैल्पी आप सब जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी हम कहते हैं किसको? किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, तो जब किसी भी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो धन आवेशित हो जाएगा। जब वो धन आवेशित होगा तो किसी दूसरे परमाणु से जुड़कर वो बंध बनाएगा, ठीक है। तो धन और ऋण इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना, यह आयनन एंथैल्पी मतलब आयनिक बंध का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयनन एंथैल्पी भी एक बंध निर्माण को प्रभावित करने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? बंध उतना ही प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा देखिए बेटा, वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं इसको। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण भी परमाणु पर आवेश आता है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में या विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर परमाणु क्या हो जाएगा? ऋणावेशित होगा। ऋणावेशित होगा तो आयनिक बंध बनाने की ओर अग्रसर होगा, ठीक है बेटा। तीसरा है जालक ऊर्जा। ये आपको समझना है जालक ऊर्जा होती क्या है। तीसरा है हमारे पास जालक ऊर्जा, ठीक है। लैटिस एनर्जी बोलते हैं इसको बेटा, है ना। यह है लैटिस एनर्जी। जालक ऊर्जा होती क्या, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जालक ऊर्जा क्या है? किसी भी ठोस परमाणु को, एक मोल ठोस परमाणु को उसके आयनों में विभक्त करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, उसे हम बोलते हैं जालक ऊर्जा। या फिर दो विपरीत आवेशित समान मात्रा के आवेशों को जोड़ने पर जो एक मोल ठोस पदार्थ बनेगा और जो ऊर्जा लिबरेंट होगी, मुक्त होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जालक ऊर्जा का मान भी आयनिक बंध को प्रभावित करता है। जालक ऊर्जा का मान कितना ज्यादा है या कम है, या उस बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी यहाँ वो भी आयनिक बंध निर्माण को यहाँ प्रभावित करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयन का आकार, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास वो है आयन का आकार। आयन का आकार, ठीक है। देखिए, आयन का आकार आपको पता है कि किसी भी परमाणु पर जितना ज्यादा धन आवेश होता है उसका आकार जो है उतना ही छोटा होगा, और किसी भी परमाणु पर जितना ज्यादा ऋण आवेश होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। किसी परमाणु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उस पर ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, और धन आवेश ज्यादा है तो उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। और छोटा धन आयन और बड़ा ऋण आयन आयनिक बंध बनाने की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो आयन का आकार भी यहाँ पे प्रभावित करता है, या आयन पर आवेश भी यहाँ पर ये आयनिक बंध की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का हो कि उनके पास वैसे ही रिक्त कक्षक होंगे तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे और लेकर आयनिक बंध का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो थे आपके पास कंप्लीट आयनिक बंध। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सहसंयोजक बंध की, और फिर मैं बात करूंगा वापस से अष्टक नियम की या अष्टक नियम का अपवाद की, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे सहसंयोजक बंध की। दूसरा बंध है अपने पास सहसंयोजक बंध, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा बनते हैं, ठीक है, और बंधे हुए बंध पर दोनों ही परमाणुओं का समान अधिकार होता है, उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो ये बंध बनता है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों के साझा से,
इलेक्ट्रॉनों के साझा से जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा। अब ये सहसंयोजक बंध है, हमें इसे दो भागों में बांटते हैं। सहसंयोजक बंध को दो भागों में बांटते हैं। एक एक अध्रुवीय, एक क्या बेटा, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। एक तो अध्रुवीय है, दूसरा ध्रुवीय है, ठीक है। अध्रुवीय के अंदर क्या आता है, ये बनता है सम परमाणुओं में, समान परमाणुओं में या सम परमाणुओं में ये बंध बनता है, ठीक है। और बनने वाले बंध पर दोनों ही परमाणुओं का समान अधिकार होता है, ठीक है। और बंध निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उतना ही बंध बनेंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर देंगे तो यहाँ पे द्विक कंप्लीट हो जाएगा, और जो ये बंध बन रहा है ये बन रहा है इलेक्ट्रॉनों के साझा से। दूसरा देखो बेटा O2, आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और उसके बाह्यतम कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये 2 और ये 6, ठीक बेटा। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जिसके बाह्यतम कोश में है 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन जिसके बाह्यतम कोश में भी है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब साझा का मतलब क्या था, लेगा, लिए हैं तो देगा भी सही, और ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो देखो बेटा, दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये बंध बनेगा ये डबल बॉन्ड होगा। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे N2 की बात करूं तो आपको पता है बेटा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे नाइट्रोजन के भी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 5 और 3 8, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो देगा भी सही। तो ये 5 और 3 8 हो गया अष्टक पूरा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से जो बंध बनेगा वो होगा सहसंयोजक बंध, जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के साझा से होगा, साझा के माध्यम से होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, सहसंयोजक बंध की। अगर मैं और भी बात करूं आपको यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे पास और भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि ये विपरीत परमाणु भी बन सकता है ना। तो और देखिए, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, लेकिन इसमें विद्युत ऋणता के अंतर के कारण यहाँ पे क्या आता है बेटा, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण यहाँ पर प्लस और माइनस का आवेश आ जाता है। और देखो, मैं और बताता हूं आपको, है ना, थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखो, मीथेन का अणु CH4 कैसे बना, ठीक है। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के पास हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, तो इसका द्विक पूरा हो गया। और आपको पता है कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ओके। अब एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, दिया है तो लेगा किसी, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का साझा कर लिया, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक कंप्लीट हो गया। और ये संरचना है किसकी, मीथेन के परमाणु की। अगर हम बात करें जल के अणु की, देखते जाओ बेटा, संरचना है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं लुईस स्ट्रक्चर भी यहां बना सकता हूं। अगर हम क्रॉस को बिंदु द्वारा डिनोट करते हैं तो हम जल की लुईस संरचना ही बनाएंगे बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बेटा। अगर ये इससे एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो इसका द्विक पूरा, ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो इसका भी द्विक पूरा। साझा का मतलब है जितने दिए उतने लेगा भी सही। तो यहाँ देखिए बेटा, इसके पास 6 थे और 2 ले लिए तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अष्टक कंप्लीट, यहाँ देख रहे हो आप सब, ठीक है। तो ऐसे हम कितनी ही संरचनाएं बना सकते हैं, किसी की भी संरचना यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सहसंयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है।
सह संयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। जिस तरह से हमने आयनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़े हैं, हम ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बात करने वाले हैं बेटा सह संयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण, सह संयोजक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, अब अभिलाक्षणिक गुण के अंदर देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास भौतिक अवस्था। जैसा कि उसमें था वैसा ही इसमें भी होगा, यह है भौतिक अवस्था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे कि देखो सामान्यतः जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनकी भौतिक अवस्था द्रव या गैस होती है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो बंध होते हैं वो दुर्बल होते हैं अपेक्षाकृत, इसलिए इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है बेटा, द्रव या गैस होती है। लेकिन यहाँ बहुत सारा एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो कुछ मृदु ठोस है, कुछ ठोस है और कुछ गैस है। तो अगर गैस की हम यहाँ पे बात करें तो गैस में देख लीजिए O2 है, N2 है, CO2 है ना। द्रव की अगर हम बात करें, द्रव इन द सेंस यहाँ पे आएगा मृदु ठोस, तो द्रव की बात करें तो ये है ब्रोमीन है। ठीक है, अच्छा, और अगर ठोस की बात करें तो इसमें ठोस भी होते हैं। ठोस में आप सबको पता होना चाहिए हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड है और ग्रेफाइट है, जिसकी मैं आपसे मृदु ठोस की बात कर रहा था। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल इसमें हैं। दूसरा है मेरे पास यहाँ पे इसमें क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय संरचना, ठीक है, क्रिस्टलीय संरचना के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्रिस्टल जिनके अणु छोटे होते हैं और वैन डर वाल्स बल द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और इनके जो बंध है बहुत दुर्बल होते हैं, अतः इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब इनकी क्रिस्टलीय संरचना जो है वो दुर्बल होती है बेटा, वीक होती है। तीसरा पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पे गलनांक क्योथनांक। गलनांक क्योथनांक MPVP। अब आपको पता है कि जब बंध दुर्बल होंगे तो गलनांक क्योथनांक अपेक्षाकृत क्या होंगे, कम होंगे। तो गलनांक क्योथनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपवाद है बेटा, वो है हीरा। और मैं आपको बताता हूं कि हीरे का गलनांक सबसे उच्च होता है। ठीक है, और कितना होता है शायद आपको नहीं पता, तो लेकिन ना 3750 लमसम डिग्री सेल्सियस, 3750 डिग्री सेल्सियस ये गलनांक होता है किसका, हीरे का। ओके बेटा, चलो जी, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे चालकता। चालकता, ठीक है, तो हम आपको समझा दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, साझा होता है ना। तो यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक मुख्यतः कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है, अपवाद है, और वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सहसंयोजक होता है किंतु विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हीरा कठोर वो विद्युत का कुचालक, जबकि ग्रेफाइट मुलायम और सुचालक होता है। क्यों? इसके बाद है विलेटा, सॉलिबिलिटी की बात करूंगा मैं आपसे, है ना, विलेटा सॉलिबिलिटी। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे विलेटा। ठीक है, तो विलेटा के अंदर एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अर्थात अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है ना, समान समान को घोलता है। मतलब अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायक डिजोल्व होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सहसंयोजक यौगिक क्या है, पोलर होंगे तो पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर होंगे तो नॉन पोलर अध्रुवीय में डिजोल्व होंगे। सामने देखो, अगर मैं बात करूं कि ये HCl है तो HCl जल में घुल जाएगा, आराम से घुल जाएगा, है ना। कार्बनिक पदार्थ अध्रुवीय है, जल क्या है, ध्रुवीय है, तो ये नहीं घुलेगा। ऑयल को पानी में घोल सकते हो, नहीं घोल सकते, क्योंकि ऑयल जो है, तेल जो है, ये कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और अध्रुवीय होते हैं। जबकि जल है वो क्या है बेटा, ध्रुवीय, इसलिए हम इसको नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सहसंयोजक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं
मंद गति से होती हैं, धीमे गति से होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है सहसंयोजक युग्म के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे फॉर्मल आवेश की और अष्टक नियम की सीमाओं की। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मल आवेश पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अष्टक नियम की सीमाएं।